2021 was the peak of funding for many startups, but from the start of 2022, we have seen over 5,000 employees rendered jobless. Some of the startup founders say one of the major reasons for these massive layoffs has been the pressure from the investors on profitability and the efforts to cut cash burn. स्विगी, जोमैटो, मीशो, उड़ान, अनअकैडमी, फार्मेसी, फोनपे, डेली हंट और ऐसे 70 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स लॉस में हैं। वो भी छोटे मोटे लॉस में नहीं, करोड़ों के लॉस में। 2021 में जिन स्टार्टअप्स को मिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग मिल रही थी, वही फंडिंग 2022 तक रुक गई है और कितनी सारी कंपनीज इसकी वजह से बंद हो गए हैं। क्या ये स्टार्टअप बबल अब इंडिया में फूटने वाला है? क्या सच में इन कंपनीज के एंटरप्रेन्योर्स हमारे इंडिया के बिजनेस इकोनॉमी में हेल्प कर रहे हैं या बात कुछ और है? इस स्टार्टअप क्रैश में हमें कितना फर्क पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें इस केस स्टडी से क्या सीखने मिलेगा? सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया की स्टार्टअप इकोनॉमी को जानने के लिए हमें टाइम पे थोड़ा पीछे जाना होगा, जहां पर सिमिलर तरह के स्टार्टअप बबल फटा था और पूरा मार्केट क्रैश हो गया था। मैं बात कर रहा हूं .com बबल के बारे में कि कैसे सिर्फ 2 साल में इन्वेस्टर्स के $5.7 ट्रिलियन डूब गए। बात है 1991 की, जब यूएसए में इंटरनेट बहुत तेजी से बढ़ रहा था, कंप्यूटर यूजर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और उस वक्त ठीक आज की तरह बहुत सारे नए स्टार्टअप्स आ रहे थे। और इन सब स्टार्टअप्स में कॉमन बात ये थी कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्टअप इंटरनेट बेस्ड थे और अपने कंपनी के पीछे .com जरूर लगाते थे। ये स्टार्टअप्स मिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग उठाने लगे और सारे इन्वेस्टर्स को ट्रिगर करने लगे उनमें इन्वेस्ट करने के लिए। अमेरिका का मार्केट 1991 से 2000 तक अपने पीक पे था, पर अचानक साल 2000 से सारे इन्वेस्टर्स अपने पैसे इन स्टार्टअप से निकालने लगे। स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलना बंद हो गया, जिसके वजह से मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्टअप बंद हो गया और इन्वेस्टर्स को $5.7 ट्रिलियन का लॉस हुआ। लेकिन अचानक से इन्वेस्टर्स ने फंडिंग क्यों देना बंद कर दिया और .com की वजह से यूएस मार्केट डूब क्यों गया? इसके पीछे 3 मेन रीजन है। पहला, एक्सेसिव फंडिंग। जितने भी इंटरनेट बेस्ड स्टार्टअप थे, उन्होंने बहुत ज्यादा फंडिंग उठाना चालू कर दिया, लेकिन इतना पैसा को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, स्टूपिड इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टर्स सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे थे। वो उन स्टार्टअप को भी मिलियंस ऑफ डॉलर पैसा दे रहे थे जिनकी सिर्फ एक वेबसाइट हो। जैसे इन्वेस्टर को रियलाइज हुआ कि इतना पैसा लगाने के बाद भी कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, वो अपना पैसा कंपनी से निकालने लगे। तीसरा, नो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इन स्टार्टअप के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं था। जैसे कि Pets.com, ये कंपनी पेट्स के सारे प्रोडक्ट्स बेचती थी, लेकिन इनके पास कोई एडवांटेज नहीं था, क्योंकि जो चीज़ ये वेबसाइट में ओवर प्राइस करके बेच रही थी, वही चीज़ कस्टमर सामने वाले पेट शॉप से कम प्राइस में ले रहा था। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। सेम एग्जाम्पल अगर हम आज के ग्रोसरी डिलीवरी करने वाले ऐप से करें, तो उनके पास भी कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। जो सामान ये ऐप्स आपको आपके घर तक डिलीवर करने का एक्स्ट्रा पैसा लेंगी, वही सामान आपका किराने वाला का छोटू कर देगा फ्री में। इसके वजह से जेप्टो, डंजो, ग्रोसरी जैसे कंपनीज करोड़ों के लॉस में है। और सिर्फ ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी ही नहीं, ई कॉमर्स जैसे कि फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे कंपनी का मेन ड्रॉबैक है रिटर्न बैक, जो है 50% तक बढ़ जाता है। यानी कि जो लोग कपड़े खरीदते हैं, उनमें से आधे लोग कपड़े वापस कर देते हैं। इनफैक्ट फिनटेक कंपनी जैसे कि पेटीएम लॉस में है। तो क्यों इतने सारे स्टार्टअप्स हजारों शहरों में सर्विसेज देने के बाद भी, एक यूनिकॉर्न होने के बाद भी हर साल करोड़ों के लॉस कर रही है? 3 मेन रीजन है। पहला, CAC इज मोर देन LTV, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इज मोर देन लाइफ टाइम वैल्यू। आसान भाषा में समझे तो कंपनी जितना पैसा खर्च करती है एक कस्टमर्स को पाने के लिए, उतना वो कस्टमर से पैसा नहीं ले पा रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी 10,000 रुपये मार्केटिंग में खर्च करती है, उससे 100 कस्टमर्स आते हैं, तो CAC पर कस्टमर है 100 रुपीज, लेकिन वो कस्टमर सिर्फ 50 रुपए का सर्विस या प्रोडक्ट लेता है, जिसकी वजह से कंपनीज कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए खर्चा तो ज्यादा कर देती है, पर उनको रिटर्न में कस्टमर से वो पैसा नहीं मिल रहा। क्विक कॉमर्स जैसे कि डेंजो, स्विगी, जोमैटो, ये सब बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स देकर कस्टमर अट्रैक्ट तो कर लिए, लेकिन जैसे ही डिस्काउंट बंद कर देते हैं, कस्टमर्स भी दूसरा ऑल्टरनेटिव देखने लगती है, जो कि है दूसरा रीजन, नो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। पहले ही हमने Pets.com के एग्जाम्पल से समझा था कि क्विक कॉमर्स डिलीवरी के पास कोई एडवांटेज नहीं है। जो सामान आप 100 रुपये डिलीवरी चार्ज देकर ऐप से मंगवाओगे, वो सामान आप किराने वाले से उनके छोटू को बोलकर फ्री में मंगवा सकते हो। और सिर्फ ग्रोसरी डिलीवरी ही नहीं, ई कॉमर्स जैसे कि फ्लिपकार्ट, ब्यूटी ब्रांड जैसे कि नाइका, जिनके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं और सब एक दूसरे से कुछ खास नहीं कर रहे, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, बस एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए इन्वेस्टर से पैसा लेकर कस्टमर्स को जितना ज़्यादा हो सके डिस्काउंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि है थर्ड रीजन, डिपेंडेंट ऑन इन्वेस्टर्स। एक बिजनेस का प्राइमरी गोल उनका प्रॉफिट होता है,
पर आजकल के स्टार्टअप्स सिर्फ इन्वेस्टर्स से पैसा ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में, डिस्काउंट्स में खर्च कर रहे हैं बिना ये फिगर आउट करे कि वो प्रॉफिट बनाएंगे कैसे। अगर हम दो एडटेक कंपनीज बायजूस और फिजिक्स वाला को कंपेयर करें तो बायजूस ने लास्ट ईयर 2,500 करोड़ का खर्चा करा था मार्केटिंग में, वही फिजिक्स वाला ने सिर्फ 1 करोड़ से भी कम खर्चा करा था। बायजूस इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी हर साल लॉस में जा रही है और फिजिक्स वाला की हर साल 200% से ग्रोथ है। इसके पीछे का रीज़न है फिजिक्स वाला का एक यूट्यूब चैनल जो उनको ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करने में मदद कर रहा है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इन स्टार्टअप्स ने कभी प्रॉफिट करा ही नहीं तो इन्वेस्टर्स इन पे पैसा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि .com बबल के जैसे 2021 में स्टार्टअप बबल फॉर्म होना चालू हो गया था जिसमें सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे थे, पर अब ये बबल फूटने वाला है क्योंकि 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में इन्वेस्टर्स ने पिछले 8 साल में सबसे कम पैसा इन्वेस्ट करा है। यानी कि इन्वेस्टर्स अब अपना पैसा मार्केट से निकालना चाहते हैं और स्टार्टअप्स में कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत जल्द स्टार्टअप का बबल फूटने वाला है जिसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं स्टार्टअप के फाउंडर हैं जिन्होंने एक ट्रेंड बना दिया है कि स्टार्टअप खोलो और फंडिंग ढूंढो। एक बार फंडिंग मिल जाने के बाद इन्वेस्टर के पैसे से कस्टमर को डिस्काउंट दो, लाखों का एडवर्टाइजिंग करो। अगर स्टार्टअप बबल फूट गया तो उससे इंडियन बिजनेस इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी क्योंकि स्टार्टअप फाउंडर के माइंड में बैठ गया है कि कैसे भी करके फंडिंग मिल जाए फिर स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन जाएगा, बिना ये विजन रखे कि वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस से लोगों का कितना हेल्प कर सकते हैं और कब तक हेल्प कर पाएंगे। इसका एग्जाम्पल आपको शार्क टैंक के कुछ पार्टिसिपेंट से मिल जाएगा जिनके प्रोडक्ट में कोई दम नहीं है पर तब भी उन्होंने 1 या 2 राउंड फंडिंग उठाया है। फाइनली हमने इस केस स्टडी से क्या सीखा? अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो या करना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फंडिंग मिलेगा तभी आपका बिजनेस ग्रो होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ज़ीरोधा, जिसने आज तक एक भी फंडिंग नहीं उठाया है लेकिन तब भी वो आज 7,000 करोड़ का बिजनेस बना चुकी है, वो भी कॉन्स्टेंट इंक्रीजिंग प्रॉफिट के साथ। सो गाइज, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।